हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको रेनन मार्टिन, जो कि हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक है, उसके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से धैर्यपूर्वक थोड़ी देर सुने, आपको ये सारे चैप्टर्स समझ में आएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे के तमाम वीडियोस भी इस बुक के संबंध में बनाता रहूं, चैप्टर वाइज। तो आइए, आज हमारा पहला चैप्टर है द सेंटेंस। रेनन मार्टिन में जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने उसको रिफॉर्म किया है, अपने अंदाज में इसे ढाला है ताकि कोई कॉपीराइट ना आए, लेकिन उससे बढ़कर मैंने इसमें कंटेंट्स डाले हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। द सेंटेंस, इसमें लिखा हुआ है वाक्य। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य होता है समूह शब्दों का। अरेंज्ड, जो सजाए गए होते हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट कि दे मतलब वे सारे शब्द, सजे हुए शब्द, मेक बनाते हैं या देते हैं कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ। यानी एक वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और वे सारे शब्द ऐसे सजे हुए होते हैं, ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि वे हमें एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ देते हैं। तो शब्दों की ऐसी सजावट को हम वाक्य कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार हैं। पहला है असर्टिव, मतलब डिक्लेरेटिव। असर्ट करने का अर्थ होता है मानना, और असर्टिव सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हम उस वाक्य में कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेंगे, यानी वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डिक्लेयर करने का अर्थ होता है घोषणा करना, बताना, हाँ या ना में। यानी सेंटेंस, ऐसा वाक्य है ये असर्टिव सेंटेंस जो क्या बताता है, स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग। ऐसा वाक्य जो कुछ बताए या स्पष्ट करे, घोषणा करे किसी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ही इज़ माई क्लास टीचर, वह मेरे वर्ग शिक्षक हैं। तो इसमें हमने घोषणा की है कि वह हमारे वर्ग शिक्षक हैं। जैसे प्रोफेसर जॉन इज़ अ वेरी नाइस प्रोफेसर। प्रोफेसर जॉन जो हैं वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। तो हमने इसमें प्रोफेसर जॉन के अच्छे प्रोफेसर होने की घोषणा की है, डिक्लेयर किया है इस बात को हमने स्पष्ट किया है। तो ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम इसे नेगेट भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे दिस इज़ नॉट माई बॉटल, यह बोतल मेरी नहीं है। तो हमने यह स्पष्ट किया कि यह बोतल मेरी नहीं है, यानी हमने इसे स्पष्ट किया नकारात्मक तरीके से, ना के सेंस में। सेकंड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। ये सब स्टाइल नहीं है, इंटरोगेटिव, दिस इज द राइट स्टाइल। इंट्रोगेशन का अर्थ होता है सवाल पूछना, यानी ऐसा वाक्य जो सवाल पूछे आपसे, आस्क्स अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? यह जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का अर्थ ही होता है इम्पॉर्टेंट, यानी जो आवश्यक हो करना। यही सबसे अच्छी समझ है इस वाक्य की। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है? तो बताता है, एक्सप्रेस करता है एक कमांड। उस वाक्य में आपको कमांड दिखेगा, ऑर्डर दिखेगा, जैसे आप ऑर्डर भी कहते हैं। या उस वाक्य में आपको रिक्वेस्ट दिख सकता है, एडवाइस दिख सकती है। कमांड के लिए देखिए, जैसे डोंट रन इन द सन, किसी ने गुस्सा कर आपसे कहा कि धूप में मत दौड़ो। रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। एडवाइस दिया गया आपको, जैसे डोंट टच दिस हॉट प्लेट, इस गर्म प्लेट को ना छुओ।
हो सकता है कि हाथ जल जाए, एडवाइस दिया किसी ने, जैसे दिया टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि दवा समय पर लें अपनी। ऑर्डर तो कमांड ही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन का अर्थ होता है अपनी भावनाओं को बताना, जाहिर करना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब संबोधन बताने वाला कोई वाक्य। उसमें हम क्या क्या बताते हैं? एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, एक गहरी भावना को बताती है, सच एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज एट्सेट्रा। गहरी भावनाएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? या तो हम बहुत खुश हैं, या हम दुखी हैं, या हम आश्चर्यचकित हैं। अब खुशी के लिए देखिए वाक्य, हुर्रे वी हैव वन द मैच। ये जो पहले आपने बोला हुर्रे, HURRAY, और उसके बाद ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो हमने जॉय, खुशी दिखाई कि हमने मैच जीत लिया है। सॉरो, जैसे अलास ही इज डेड, हाय यह मर गया, तो दुख दिखाया। सरप्राइज भी दिखा सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू सेइंग, क्या क्या कह रहे हो तुम। तो सरप्राइज दिखाया हमने किसी बात पर, आश्चर्य दिखाया। अब हम वाक्यों के प्रकार फिर से देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ भी देखा वाक्यों के प्रकार, लेकिन अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों के क्या क्या प्रकार होते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर आसान संरचना है वाक्य का तो वो है सिंपल सेंटेंस, कंटेन्स वन सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जब वाक्य में केवल एक सब्जेक्ट हो, वन सब्जेक्ट, एंड और वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावे जो वाक्य में लिखी हुई बातें या लिखे हुए शब्द होते हैं उन्हें प्रेडिकेट कहते हैं। तो उसमें एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं वो एक वन क्लॉज होगा, एक ही वाक्य होगा। एग्जाम्पल जैसे आई हैव अ कार, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैव अ कार ये प्रेडिकेट है। तो इस वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। ऐसा वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, जिसमें एक ही कोई करने वाला हो, करता हो, और उसके अलावे जो बाद की बातें बचेंगी उन्हें प्रेडिकेट कहेंगे, वो भी एक ही हो। हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं। अभी पहले चैप्टर्स को हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर लें और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे यू हैव ब्रोकन द विंडो, तुमने खिड़की तोड़ी है। यू हैव ब्रोकन द विंडो, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। उसके अलावे हैव ब्रोकन द विंडो, ये पूरा ही जो सेटिंग है, अरेंजमेंट है वर्ड्स का, ये प्रेडिकेट है। तो एक ही प्रेडिकेट है। तो यू हैव ब्रोकन द विंडो ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड का अर्थ होता है कम से कम दो चीज़ों का मिलना। कंपाउंड का अर्थ ही यही होता है, दो चीज़ों का मिलना। यानी जाहिर सी बात है यहाँ कुछ दो सेंटेंस मिलेंगे। तो कंसिस्ट्स ऑफ शामिल होते हैं टू दो या मोर दो से ज़्यादा। कैसे वाक्य? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय कंजंक्शंस। यानी ये होगा क्लॉज नंबर फर्स्ट और ये होगा क्लॉज नंबर सेकंड। इससे मिलकर जो एक वाक्य बनेगा ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। करेक्ट। और ये जो मिलेंगे ना, यहाँ बीच में एक कंजंक्शन होगा। ये कंजंक्शन ही क्लॉज नंबर फर्स्ट को और क्लॉज नंबर सेकंड को जोड़ेगा। इंडिपेंडेंट का क्या अर्थ होता है? अपने आप में निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर ना होना। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर नहीं है, वो अनाश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है। यानी यह जो क्लॉज है पहला वाला, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। दूसरा वाला जो क्लॉज है ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा।
और इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। यानी कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस मिले होते हैं जो अपने आप में ही सेंटेंस होते हैं। पहला वाला सेंटेंस दूसरे पर आश्रित नहीं होगा और दूसरा वाला सेंटेंस भी पहले पर आश्रित नहीं होगा। यानी ये दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। क्लॉज का क्या अर्थ होता है? वाक्य का छोटा सा हिस्सा क्लॉज कहलाता है और यह क्लॉज भी अपने आप में सेंटेंस होना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। फिर दूसरा नंबर क्लॉज अगर है तो बड़े से वाक्य का ये एक टुकड़ा है, यानी वाक्य के टुकड़े को क्लॉज कहते हैं। और वाक्य का टुकड़ा भी वाक्य ही होना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। तो क्लॉज भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स नाम ही से पता चल रहा है कि जटिल संरचना है, तो इसको हम लोग कहेंगे मिश्र वाक्य। इसमें कई वाक्य मिले हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना होता है, शामिल होता है इसमें क्या? वन प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब क्लॉज नंबर पहला हो गया, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए आप। प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ होता है जो वाक्य, जो क्लॉज अपने आप में ही मीनिंग दे, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो अपना अर्थ लेने के लिए, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एंड, और, वन या तो एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं उसमें। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करे अपना अर्थ लेने के लिए। सबऑर्डिनेट का अर्थ ही होता है डिपेंडेंट, मतलब किसी पर आश्रित। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किस पर आश्रित होगा अपने अर्थ को लेने के लिए? इसी प्रिंसिपल क्लॉज पर। और प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है? मुख्य। तो मुख्य वाक्य है तो वही मुखिया है, अपना अर्थ लेने के लिए किसी भी दूसरे वाक्य पर यह निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इसके साथ या तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के अलावे जो वाक्य में बच जाता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? पहले के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यू आर अ गुड बॉय, एकदम आसान। सब्जेक्ट कर्ता किसको कहते हैं? हम जानते हैं ये कर्ता है, बट कैसे समझेंगे? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह हिस्सा, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस हिस्से के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी यू के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट। अब देखिए प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह हिस्सा, विच सेज, जो कहता है, समथिंग, कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर क्या था? आर अ गुड बॉय। तो वाक्य का वह हिस्सा यानी कि यही हिस्सा जो कहता है कुछ, किसके बारे में? इस सब्जेक्ट के बारे में। ये पूरा ही पार्ट आर अ गुड बॉय कह रहा है यू के बारे में। नाम भी यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे जेम्स इज़ अ गुड बॉय। तो इज़ अ गुड बॉय ये पूरा कह रहा होगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा कुछ कहता है ना, वही हिस्सा, वो कहने वाला हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे शर्लिन वॉज अ नाइस टीचर। मान लेते हैं कि शर्लिन जो है अपने ज़माने में एक शिक्षिका थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, आज भी बच्चे उन्हें याद करते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं शर्लिन के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो हो गया सब्जेक्ट,
और वाक्य का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है वह हो गया प्रेडिकेट, और ये हो गया सब्जेक्ट। करेक्ट। जिसके बारे में कहा जाए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा बात करे वो पूरा हिस्सा प्रेडिकेट। इट्स वेरी इजी। इस लेक्चर के बाद आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एक छोटे से एक्सरसाइज को बना रहे होंगे तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने की बात आएगी, वहाँ बहुत अच्छे से और समझेंगे। नेक्स्ट, हमारा चैप्टर सेकंड यही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का जो कर्ता होता है वो कौन होता है? इज़ द पर्सन, वह एक इंसान होता है, एक जगह होता है, या कर्ता क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक चीज़ हो सकता है, या वो सब्जेक्ट एक आइडिया भी हो सकता है, अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग कुछ इज़ सेड कहा जाता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में कहे वो प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे वो प्रेडिकेट। आइए प्रेडिकेट समझ लेते हैं। द प्रेडिकेट, वाक्य का जो हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है वह एक्चुअली होता क्या है? इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह हिस्सा होता है, दैट टेल्स, जो कहता है, जो बताता है, अस, हमें, समथिंग, कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। कंप्लीट सब्जेक्ट एंड सिंपल सब्जेक्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेनर मार्टिन में भी नहीं दिया हुआ है, इसको समझिए ध्यान से। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण करता। तो कंप्लीट सब्जेक्ट में हम क्या देखते हैं? इंक्लूड्स द सब्जेक्ट एंड ऑल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब इट। कोई वाक्य लिखा है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, जेम्स, और कॉमा के बाद हमने लिख दिया माई फ्रेंड, फिर कॉमा, इज कमिंग टुडे। सपोज जेम्स माई फ्रेंड इज कमिंग, जेम्स मेरा मित्र आ रहा है, कमिंग टुडे तो आज आ रहा है। तो जेम्स हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। एंड, और इसके साथ साथ ऑल द वर्ड्स, और भी जो भी शब्द लिखे होंगे, जो शब्द डिस्क्राइब इट, जो शब्द उसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, उसी का वर्णन कर रहे होंगे, वो भी अगर शामिल कर लें तो पूरा मिलाकर कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर जेम्स सब्जेक्ट है हमारा, और माई फ्रेंड जो दूसरे शब्द हैं जो कि जेम्स के बारे में, इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जेम्स कौन है, तो मेरा दोस्त है। अब इसको भी अगर हम शामिल कर लें तो जेम्स माई फ्रेंड, ये जो पूरा बना एक अरेंजमेंट, ये कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? नाम से ही पता है, साधारण सा कर्ता, यानी द मेन वर्ड, मुख्य शब्द जो होगा वही होगा सिंपल सब्जेक्ट। मूल शब्द क्या हो सकता है? या तो वो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, यानी संज्ञा या तो सर्वनाम, इन द कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होगा ना, वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। तो बड़े गौर से इसको समझिए। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? जेम्स माई फ्रेंड, हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है जेम्स माई फ्रेंड, और इस कंप्लीट सब्जेक्ट में हमारा मेन वर्ड क्या है? जेम्स है। तो ये मेन वर्ड ही हमारा सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होगा वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड सिंपल प्रेडिकेट, ये भी आसान है। कंप्लीट प्रेडिकेट मीन्स इंक्लूड्स द वर्ब। प्रेडिकेट में क्या होता है? मेनली वर्ब होता है, जैसे इज, यहाँ पर ये प्रेडिकेट कहलाएगा। एंड ऑल द वर्ड्स, और वर्ब के अलावे जो भी लिखे हुए शब्द होंगे, दैट कंप्लीट, जो कि मीनिंग को पूर्ण कर रहे होंगे, जो कि अर्थ को पूर्ण कर रहे होंगे, दैट कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो ये इज प्रेडिकेट कहलाएगा। इसके साथ लिखा हुआ और भी शब्द क्या है? कमिंग। तो ये इज कमिंग मिल करके अर्थ को पूर्ण कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट में सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? तो द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज इन द प्रेडिकेट। तो कंप्लीट प्रेडिकेट में जो क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसको हम लोग सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। अगर क्रिया के अलावे
क्रिया के साथ और भी कुछ लिखे हुए फ्रेज हैं, फ्रेज मतलब टुकड़ा, शब्दों का समूह, तो वर्ब के साथ और भी एक दो वर्ब्स लिखी हुई हैं, तो उसको हम लोग वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो उस वर्ब फ्रेज को भी हम सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। अब मेन वर्ब किसको कहते हैं? आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इस तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है। हाँ, जब ये हेल्प करे वर्ब को तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यहाँ पर इज़ हेल्प कर रहा है कमिंग को, इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही इज़ माई बॉस, वह मेरा बॉस है, वह मेरा मालिक है। तो इस वाक्य में देखिए इज़ ही इस्तेमाल हुआ है और इस वाक्य में भी इज़ ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इज़ कमिंग वाले में ये कमिंग को हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। और इस ही इज़ माई बॉस सेंटेंस में इज़ किसी भी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, यही मेन वर्ब है, यही मेन तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यही मुख्य रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज़ ही मेन वर्ब है। तो जब कोई वर्ब हेल्प करे दूसरी वर्ब को तब उसका नाम हेल्पिंग वर्ब, जब किसी को हेल्प ना करे, इकलौते तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अब वर्ब फ्रेज हमारा क्या बन रहा है? इज़ कमिंग। ये इज़ कमिंग ही यहाँ पर कंप्लीट प्रेडिकेट भी है और इसी जगह सिंपल प्रेडिकेट भी है, क्योंकि ये वर्ब फ्रेज है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें लिखी होती तो वो कंप्लीट फ्रेज होता। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द मैन इज वॉकिंग इन द गार्डन या इन द पार्क। इंसान टहल रहा है पार्क में। द मैन, ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, ये भी हो गया वर्ब। सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो प्रेडिकेट। तो इज़ वॉकिंग इन द पार्क प्रेडिकेट है। अब ये कहलाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट, क्योंकि वर्ब के अलावे जो भी शब्द बचेंगे उनको भी अगर शामिल कर लें प्रेडिकेट में तो हमारा बन जाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। लेकिन इस कंप्लीट प्रेडिकेट में हमारा सिंपल प्रेडिकेट क्या है? तो यही है हमारा सिंपल प्रेडिकेट, दैट इज़ वॉकिंग। क्यों? एक वर्ब हो या एक से ज़्यादा वर्ब हो जिसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं, उसी वर्ब फ्रेज को हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। क्योंकि इज़ वॉकिंग इन द पार्क ये तो कंप्लीट फ्रेज, कंप्लीट प्रेडिकेट लिया हमने, लेकिन इस कंप्लीट फ्रेज में एक छोटा सा फ्रेज मिलेगा वर्ब का, उस सिंपल से वर्ब को हम लोग सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच सामंजस्य कैसे बैठता है? जैसे द मैन हमने लिखा, इसके साथ आर नहीं आया, इज़ आया, तो द मैन के साथ इज़ का आना ही, इसी को हम अग्रीमेंट कहते हैं कि द मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, इसके साथ क्रिया जो आएगी वो भी एक वचन वाली आएगी। अगर हम यहाँ पर द मेन लिख दें कि बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, MEN कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो यहाँ पर आर लिखना होगा। तो देखा कि मैन ने अग्री किया आर के साथ और मैन ने अग्री किया इज़ के साथ। ये जो अग्रीमेंट है इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक बहुत अच्छा बेहतरीन चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। ये अगर आप सीखते हैं तो आपको इंग्लिश के वाक्य लिखने आ जाएंगे। यानी सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा, कैसी अग्रीमेंट होगी दोनों के बीच, इसी चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो वर्ब को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का अग्रीमेंट। अब इसको ध्यान से समझिए। द वर्ब, क्रिया को, मस्ट अग्री, सहमत होना होगा, विद द सब्जेक्ट, कर्ता के साथ, इन, में, नंबर एंड पर्सन, संख्या में और पर्सन में। यानी सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में लिखा है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन में लिखा है तो वर्ब को भी सेकंड पर्सन में लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में लिखा है तो वर्ब को भी थर्ड पर्सन में लिखेंगे। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुनकर कि वर्ब के भी पर्सन्स होते हैं। हमने तो सब्जेक्ट के पर्सन्स पढ़े हैं, हाँ वर्ब के भी पर्सन्स होते हैं। कैसे पहचानेंगे वर्ब कौन से पर्सन में लिखा है? बहुत आसान है। आपने सब्जेक्ट को जिस पर्सन में लिखा है और उसके साथ अगर आपने सुटेबल वर्ब लगा दिया है तो वो वर्ब भी उसी पर्सन में लिखा माना जाता है। आपने अगर सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन में लिखा है और जो भी वर्ब आपने लगाया है उस सब्जेक्ट के साथ अगर वो सही है तो वो भी सेकंड पर्सन में लिखा हुआ माना जाएगा। अगर आपने सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में लिखा है और लिखा हुआ वर्ब अगर सही है तो उस वर्ब को हम लोग थर्ड पर्सन में मान लेंगे।
यानी सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब को हम मान लेते हैं कि उसी पर्सन में है। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन में लिखा है तो वर्ब सेकंड पर्सन में लिखा है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में लिखा है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन में लिखा हुआ माना जाता है। शर्त क्या है कि लिखी हुई जो वर्ब है, लिखी हुई जो क्रिया है, वो अग्रीमेंट में हो, वो सही हो, सब्जेक्ट के साथ तालमेल में हो। करेक्ट। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, पर्सन तो देख लिया, अब नंबर हमारे पास दो हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में लिखा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर में लिखा हुआ होना चाहिए। इसको ऐसा कर लें आप, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में लिखा है तो वर्ब को भी सिंगुलर में होना चाहिए। इसी को हम अग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल में लिखा है, बहुवचन में लिखा है, तो वर्ब को भी प्लूरल में लिखना चाहिए। यही अग्रीमेंट का सिद्धांत है। कंक्लूजन क्या है कि चैप्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड ले द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है, ये इंग्लिश ग्रामर के, अंग्रेजी व्याकरण के फाउंडेशन को स्थापित करते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की स्पष्ट समझदारी, सब्जेक्ट की स्पष्ट समझदारी एंड प्रेडिकेट की स्पष्ट समझदारी इज इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, फॉर करेक्ट इंग्लिश यूसेज, सही अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करने के लिए, इन स्पीकिंग, बोलने में, एंड इन राइटिंग, और लिखने में। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जो इसी का सीक्वेंस होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।